मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम जिस क्लास की बात करेंगे वो है जी एम.कॉम और इसका सब्जेक्ट है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। चैप्टर नंबर है 9 जिसका नाम है प्लांट एंड इंटेंजिबल्स एसेट्स और ये हमारा इसके ऊपर लेक्चर नंबर 1 है। ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एसेट्स की कि एसेट किसको कहते हैं, तो आप कह सकते हैं एनी इकोनॉमिक रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस that will beneficial in short run or in long run is called, ये कहलाता है एसेट। हर वो चीज़ जो हमारी मलकियत हो और हमें फ़ायदा भी देती हो वो हमारे लिए एसेट है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह के एसेट्स के बारे में डिस्कशन है। अगर आप टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो जो फिज़िकली तौर पर एग्जिस्टेंस रखते हैं और उनकी मार्केट वैल्यू भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट भी होते हैं, जिसके एग्जांपल प्लांट भी है, फर्नीचर भी है और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। और अगर आप बात करें इनटेंजिबल्स की, तो इनटेंजिबल्स बेसिकली हम लोग कहते हैं कि जिनको हम लोग छू नहीं सकते, फिज़िकली तौर पर वो मौजूद नहीं होते, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू ज़रूर होती है और वो ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा भी देते हैं, तो उनको हम लोग नाम दे देते हैं इनटेंजिबल्स, जिनको हम लोग छू नहीं सकते। अच्छा जी, इनटेंजिबल की जो एग्जांपल्स हैं वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोग बेसिकली तौर पर एसेट्स को डिस्कस करते हैं। एसेट्स में से कुछ करंट एसेट्स होते हैं और कुछ हमारे पास फिक्स एसेट होते हैं। जो फिक्स एसेट हैं उनको फर्दर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। जो हम मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसको हम लोग नाम दे देते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल, जिनको छू नहीं सकते। टेंजिबल में हम लोग दो हिस्सों में बात करते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव। नेचुरल रिसोर्सेज की एग्जांपल आपके पास माइन है, कान जिसको कहते हैं, लैंड है। रिप्रोडक्टिव में प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर मीन्स के जो दोबारा बन सकते हैं, चेयर्स, बिल्डिंग। अच्छा जी, जो इनटेंजिबल हैं इनकी अगर हम बात करें तो इसमें गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंसिंग, मोनो, लोगो, इन्वेंशन और इनोवेशंस वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, ये सारा कुछ स्केच ड्रा करने की ज़रूरत क्या थी? बच्चों, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, अगर इसकी वैल्यू में कमी आती है तो हम इसको इंग्लिश में नाम देते हैं, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज में नाम देते हैं डिप्लेशन। रिप्रोडक्टिव की वैल्यू में अगर कमी आए तो इसको हम नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। इनटेंजिबल की वैल्यू में अगर कभी कमी आए तो हम इसको नाम देते हैं अमॉर्टाइजेशन। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कभी इस लैंड की, इस नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में इजाफा भी तो हो सकता है। अगर आपने बिल्डिंग बनाई है तो वक्त गुजरने के साथ कंस्ट्रक्शन कास्ट क्योंकि ज़्यादा हो जाती है तो बिल्डिंग की वैल्यू में भी इजाफा हो सकता है।
तो वो जो बिल्डिंग की वैल्यू में इजाफा हो जाता है या लैंड की वैल्यू में वक्त गुजरने के साथ इजाफा हो जाता है, हम उसको नाम देते हैं एप्रिसिएशन। वैल्यू में जो कमी है ये बिजनेस का एक्सपेंस है, और जो किसी एसेट की वैल्यू में इजाफा होता है हम उसको एप्रिसिएशन का नाम देते हैं। अच्छा मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इस डेप्रिसिएशन, आप अच्छा इस चीज़ को ज़रा समराइज रख लेना। इनटेंजिबल की वैल्यू में कमी अमॉर्टाइजेशन, रिप्रोडक्टिव की वैल्यू में कमी डेप्रिसिएशन, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू में कमी डिप्लेशन, और अगर कभी इजाफा हो तो एप्रिसिएशन। बच्चों इस जो डेप्रिसिएशन या वैल्यू की कमी या इजाफे की बात है, इसकी दो वजूहात होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। बच्चों इसके इंटरनल की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें वियर एंड टीयर की एग्जांपल है, जिसके एसेट को इस्तेमाल करने से उसकी जो है वो वैल्यू, उसकी शेप चेंज हो जाती है वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के काम हो सकते हैं। एक्सटर्नल जो है उसमें हमारे पास है एब्सोलेंस, मीन्स के उस वो एब्सोल्यूट हो गई है, अब वो काम के काबिल नहीं रही, मशीनरी जो है वो फिट नहीं रही, हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं रही, या एफिशिएंसी उस तरह नहीं रही। इफ्लेक्स ऑफ टाइम, जिस वक़्त के लिए वो बनी थी वो ख़त्म पूरा हो गया, या कोई और ऐसा एक्सीडेंट पेश आता है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम की वजह से इसमें नई अपडेट भी आ जाती है, मॉडल भी आ जाता है। जैसा कि कोई आपके घर में ऐसा मोबाइल पड़ा हो जो 2G सिर्फ सपोर्टिव था, नोकिया का जी बड़े पुराने मोबाइल थे, वो पहले 2G सपोर्टिव थे, फिर 3G आया, फिर 4G, फिर अब तो 5G की तरफ जो है वो सूरत हाल मूव हो चुकी हुई है। तो वो जो एफ्लेक्स ऑफ टाइम है, एब्सोलेंस है, ये एक्सटर्नल वजूहात में आती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये एसिड जो है वो इतनी देर तक चल सकेगा, यूज़फुल लाइफ इसकी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल जी, एसेट्स जो फ़ायदा दें, हमारी मलकियत हों, जो टेंजिबल और इनटेंजिबल की सूरत में हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है इसके मेथड कौन से हैं, इसको चार्ज करने के तरीकाकार कौन कौन से हैं। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, इसको ओरिजिनल कास्ट मेथड भी कहते हैं। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, बुक वैल्यू मेथड भी इसी को नाम दिया जाता है। इसकी फर्दर कुछ और कैटेगरीज हैं इसी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की। एक है जी 100% डिक्लाइनिंग, 150, 200%। एक इसमें हमारे पास आता है मेथड सम ऑफ ईयर डिजिट, ये भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही एक सोर्स होता है। एक इसमें मेथड आता है हमारे पास, उसको हम लोग नाम देते हैं आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड में क्या होता है कि जितने आपने चीज़ें प्रोड्यूस की, जितना आपने एसिड इस्तेमाल किया, उतनी आप डेप्रिसिएशन कर दें। आम तौर पर इसमें सर्विस आवर्स को यूज़ किया जाता है। फिर एक इसमें मेथड आता है, उसको हम एनुटी मेथड का नाम देते हैं।
एक हमारे पास इसमें मेथड आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं मैकर्स का मेथड। ये आमतौर पर टैक्स डिपार्टमेंट इसको जो है वो अलाउ करता है। मैकर स्टैंड फॉर मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम, मैकर्स। अच्छा जी, ये एब्रीवेट ज़रा मुझसे गलत हो गया, मोडिफाइड एक्सेलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम, ये बेसिकली मेथड्स हैं। अच्छा जी, अब इनकी कैलकुलेशन को देखते हैं। आमतौर पर आपको वो कहेगा क्वेश्चन में कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कास्ट माइनस सेलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सेलवेज को ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, सेलवेज को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है कि एसेट जी 10 साल चलेगा, 10 साल के बाद जब वो एसेट इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा तो 10 साल के बाद जो लोहे के भाव या स्क्रैप के भाव एसेट जो बिक जाएगा, वो वाली वैल्यू उसको हम नाम देते हैं ब्रेकअप वैल्यू। या किसी क्वेश्चन में या किसी ऑप्शन में या किसी एसेट में नहीं भी हो सकती, किसी में मेंशन भी हो सकती है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। हम अपने पास से ये कुछ एग्जांपल सपोज करने लगे हैं जी। कास्ट है हमारे पास 5000, सेलवेज है हमारे पास 0, हम डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं, ये नंबर ऑफ लाइफ रख लेते हैं, तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 5000। कभी कभार वो कहेगा कि आप रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का तरीकाकार होगा एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएबल अमाउंट। एनुअल डेप्रिसिएशन है 5000, डेप्रिसिएबल अमाउंट है 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आपके पास आ जाता है 10%। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड करने का एक अल्टरनेटिव मेथड भी है 1/n मल्टीप्लाइड बाय 100। 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 10%। इस तरीके से भी ये 10% आ जाएगा। अच्छा जी बच्चों, इसमें फर्दर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो सम ऑफ ईयर डिजिट का भी आ जाएगा, आउटपुट मेथड भी आ जाएगा, एनओटी भी आ जाएगा और मैकर्स की भी इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी। तो हम इनकी कैसे कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो वैसे हम तब देखते हैं। ले बच्चों, आज हम इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो 9th चैप्टर में वो क्या रिक्वायर्ड करता है और किस चीज़ को वो डिस्कस करता है। हमारे पास जो बुक है, मैं ये 16th एडिशन जो है, सॉरी 17th एडिशन है या 18th एडिशन है, ये मार्केट में रिसेंटली अवेलेबल है, तो मैं इसमें से ये करवा रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम सेट 2 होते हैं, एक ए और एक बी। तो जो सेट प्रॉब्लम ए है वो मैं करवा देता हूँ, बी आप कर लीजिएगा। अगर आपको इसका मैनुअल चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको मैनुअल शेयर कर दूँगा। हैमलेट कॉलेज रिसेंटली purchased new computing equipment for its library. The following information refer to the purchase and installation of equipment. कि ये वाली कुछ चीज़ें परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट से मुतल्का हैं। अच्छा जी, क्या मुतल्का हैं? द लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट 285,000. However, Hamlet College qualified an educational discount of 25,000. It paid 50,000 cash for the equipment and adjust the 3 months and issued a 3-month 9% notes payable for the remaining balance. The note plus accrued interest charges of $4500 was paid promptly at the note maturity date. In addition to the amount described in 1, Hamlet paid the sale tax for $15,000 at the date of purchase. Freight charges for the delivery of the equipment total 1,000. Installation costs relating to the equipment amounting to 5,000. फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं
During the installation, one of the computer terminal was accidentally damaged by a library employee. It cost the college $500 to repay this damages. कि एक डैमेज हो गया जिसके बदले में उन्होंने रीपेमेंट की 500 की. As soon as the computer was installed, the college paid 4,000 to print admission brochure featuring the library's new state of the art कंप्यूटिंग फैसिलिटी. उन्होंने कहा जी जैसे ही लाइब्रेरी बनी तो उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ को एलेबोरेट करने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए उन्होंने इसकी एडवर्टीजमेंट भी करना शुरू कर दी, इश्तिहार भी बना दी. इंस्ट्रक्शन ए, इन वन सेंटेंस, एक जुमले में मेक बनाओ अ जर्नल स्टेटमेंट समराइजिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कि आपने किस तरह के अखराजात डेट क्वालिफाई फॉर इंक्लूजन, के जो क्वालिफाई कर जाते हैं शामिल होने के लिए इन द कास्ट ऑफ प्लांट की कास्ट में, सच एज कंप्यूटिंग द इक्विपमेंट. अच्छा बच्चों, हर वो एक्सपेंस जो कैपिटल नेचर का होता है उसको हम लोग इसकी कास्ट में शामिल कर लेंगे. कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो वन टाइम एक्सपेंडिचर होते हैं. जैसा कि यहाँ पे हमारे पास 6 मुख्तलिफ एक्सपेंस दिए हुए हैं. एक है जी रिपेयर का, तो रिपेयर का एक्सपेंस तो हम लोग जो है वो बार बार करते हैं. एक है हमारे पास सेल टैक्स पेड का, तो सेल टैक्स तो हमने वहाँ एक दफ़ा ही पे करना है कि एक दफ़ा एसेट खरीदा उसके ऊपर सेल टैक्स पे किया. जैसा कि आप यूपीएस लेते हैं तो घर में उसकी एक दफ़ा वायरिंग करवाते हैं, बार बार तो नहीं करवाते, बैटरी बार बार चेंज करते हैं. आप गाड़ी लेते हैं, कार लेते हैं, तो कार तो आपने एक दफ़ा ली, एक दफ़ा अपने नाम पर रजिस्टर करवाई, लेकिन बच्चों जो उसकी रजिस्ट्रेशन आप जो उसकी आप मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर करते हैं वो तो बार बार करना होते हैं ना. तो जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है ना बच्चों, वो है आपके पास रेवेन्यू, वो एसेट की कास्ट में शामिल नहीं करते. ये तो वो बात हुई ना कि जी हमने गाड़ी ली, शूज़ लिए मैंने, नुमान साहब ने जो है वो 6,000 रुपये के, और 2 साल के बाद उन्होंने कहा जी मैंने तो 10,000 रुपये की इसको पॉलिश करवा दिया, ये अब 6,000 के नहीं है, ये तो अब 16,000 के हो गए. तो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो है वो उसकी कास्ट में शामिल नहीं करते. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इसके बदले में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे. ये हम बात कर रहे हैं जी प्रॉब्लम नंबर 9.1a की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो जनरल स्टेटमेंट आपने समराइज करनी है, आपने लिख देना है ऑल कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर must be included in the cost of asset, कि एसेट की कास्ट में तमाम कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर जो हैं वो शामिल होने चाहिए. ये होगी जी जनरल स्टेटमेंट. बी, फॉर ईच ऑफ द 6 नंबर पैराग्राफ, हर इस 6 नंबर पैराग्राफ के इंडिकेट विच आइटम शुड बी इंक्लूडेड by the Hamlet College in the total cost added in the computing equipment account, कि जब उन्होंने टोटल इक्विपमेंट अकाउंट की कास्ट कैलकुलेट करनी है तो कौन सी वैल्यू उसमें शामिल होनी चाहिए. आल्सो ब्रीफली इंडिकेट द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ दोज आइटम डेट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कास्ट ऑफ इक्विपमेंट. और अगर आप किसी को कहते हैं कि नहीं ये कास्ट ऑफ इक्विपमेंट में शामिल नहीं होगा तो फिर उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताएं. अच्छा जी, ये भी हम कर लेते हैं. पहला पॉइंट था जी हमारे पास जो उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, द लिस्ट प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट वाज. तो आपने लिख देना है ये आपके पास है जी बी ऑप्शन, इसका फर्स्ट पॉइंट, द परचेज प्राइस ऑफ RS 285, इसमें से आपको 25,000 रुपया जो डिस्काउंट मिला वो माइनस कर देना है, तो अमाउंट आएगी 260,000 इज ऑफ capital nature, so must be included in cost of equipment. Second point,
In addition to the amount described, one Hamlet paid the sale tax at the date of purchase. ये भी कैपिटल नेचर है, ये भी कास्ट ऑफ इक्विपमेंट में इंक्लूड होना चाहिए. Else sale tax paid only once in life of asset, so of capital nature must be included in cost of equipment. थर्ड पॉइंट में वो कहता है फ्रेट चार्जेस फॉर डिलीवरी ऑफ इक्विपमेंट 1000. इक्विपमेंट डिलीवर भी तो एक दफ़ा ही होना है. एज फ्रेट चार्जेस विल बी पेड ओनली once in life, that's why included in cost of asset. Fourth point, installation cost relating to the equipment $5,000. इंस्टॉलेशन भी वन टाइम है. इंस्टॉलेशन cost is one time only, so must be included in cost of equipment. फिफ्थ पॉइंट जी हमारे पास, during the installation one of the computer terminal was accidentally damaged by a librarian employee. It cost 500 to repair. As repair is revenue nature item, that's why reported as separate expense account, not included in कास्ट में शामिल नहीं होना चाहिए, सेपरेट रिपोर्ट होना चाहिए. छठा पॉइंट, लास्ट पॉइंट में कहता है जी एज सुन एज द कंपनी वर इंस्टॉल द कॉलेज प्रिंट 4000 टू एडमिशन प्रिंटर. यहाँ पे आपने लिख देना है एज printing cost is of revenue nature, must be reported separately. ये अलग से रिपोर्ट होनी चाहिए. लेकिन जी ये इसका हो गया बी पॉइंट. अब बात करते हैं इसके सी पॉइंट की. कंप्यूट द टोटल कास्ट एडेड टू द कॉलेज कंप्यूटिंग इक्विपमेंट. हमने कॉलेज कंप्यूटिंग इक्विपमेंट की टोटल कास्ट जो है वो बतानी है. सी ऑप्शन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कास्ट. कास्ट है 285. इसमें से आपने लेस कर देना है डिस्काउंट को. आपको डिस्काउंट मिला 25,000 का, तो वो आपने इसमें से माइनस कर देना है जो आपको डिस्काउंट मिला. फिर आपके पास है जी अमाउंट आ जाएगी 260,000. इसमें आपके पास कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी. जो चीज़ें ऐड होंगी उनमें से एक आपके पास ये कैश डिस्काउंट के बाद है सेल टैक्स. सेल टैक्स की अमाउंट है आपके पास 15,000. देन आपके पास हैं फ्रेट चार्जेस. फ्रेट चार्जेस की जो अमाउंट है वो है आपके पास 1000. देन है इंस्टॉलेशन
इंस्टॉलेशन भी ऐड होगी, वो है 5000, और कोई कास्ट ऐड नहीं होगी, क्योंकि बाकी की जो 2 कास्ट हैं वो रेवेन्यू नेचर है, वो अलग से रिपोर्ट होनी चाहिए। इस कास्ट का टोटल कर लेते हैं जी, 5 20 281,000, 2,81,000 ये हमारे पास कास्ट ऑफ इक्विपमेंट के तौर पर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, जब हम लोग कास्ट ऑफ इक्विपमेंट कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि इसकी सी रिक्वायरमेंट थी, डी, प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री एट द एंड ऑफ द करंट ईयर टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटिंग इक्विपमेंट हेमलेट intend to depreciate the asset by the straight line method, half year convention over an estimated life of the 5 year, assume zero residual। अच्छा जी बच्चों, वो कहता है कि जिस साल ये एसेट ख़रीदता है उस साल ये आधी डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। जिस साल आपने एसेट बाय करना है उस साल आधी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। पहले तो ना हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन के टाइटल लिख देते हैं। अकाउंट्स में आएगा जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट। अब डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी अमाउंट कैसे आएगी। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना एनुअल डेप्रिसिएशन, वो है कास्ट माइनस सेलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। कास्ट है 281,000, सेलवेज है 0। नंबर ऑफ ईयर जो है, जो इसकी लाइफ है, वो उसने यहाँ पे मेंशन की है कि ये 5 सालों के लिए आपने यूज़ करना है। और फिर आपने इसको हाफ ईयर कन्वेंशन लेना है। पहले आप ऐसा करें कि इस 281,000 की बेस के ऊपर इसको सॉल्व कर लें। मीन्स के आप इसकी जो कैलकुलेशन है उसको एनुअली पहले कर लें, फिर बाद में जो है वो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि आप इसको हाफ ईयर कन्वेंशन करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा जी, इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें या आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहें तो आप इसको डिवाइड बाय 5 करके देख लें कि आपके पास ये अमाउंट कितनी आती है। ये अमाउंट आती है 56,200। हाफ ईयर कन्वेंशन है तो 1/2 कर लें या फिर 6/12 कर लें, मीन्स कि इसका हाफ ही करना है तो आप हाफ कर लें कैलकुलेट, तो अमाउंट आ जाएगी 281,000, 281,000, 281,000। सो ये आपके पास ही प्रॉब्लम नंबर 1। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको किसी जगह कोई एम्बिग्युइटी है तो आप मुझसे दोबारा रब्ता करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विद इन शॉर्ट पीरियड आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।